1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से भरा अपना नामांकन। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र व राजस्थान के मुख्यमंत्री ने करनाल में आयोजित विजय संकल्प रैली में की शिरकत। कहा, आने वाला समय में भारत विश्व का सिरमौर होगा। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने नूंह में किया चुनाव प्रचार। पानीपत से भाजपा की पूर्व विधायक रोहिता रेवाड़ी कांग्रेस में हुई शामिल। और भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह से संबंधित समझौते पर किए गए हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होने के साथ साथ निवेश का मार्ग होगा प्रशस्त। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन के आज अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन भरे और इस सीट पर जीत हासिल की। वे 2 बार देश के प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री के नामांकन के समय पंडित गणेश्वर शास्त्री, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बैजनाथ पटेल भी उपस्थित रहे। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने एनडीए के नेताओं के साथ मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के अंतर्गत 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 17 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन से पहले वाराणसी में काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि बगैर उनकी अनुमति के कोई भी काशी में ठहर नहीं सकता। नामांकन से पहले काल भैरव के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी की अर्जी के कई मान्य हैं। उनका काशी के साथ विशेष नाता है, जो सांसद रहते हुए कई बार देखने को मिला है। आज भी नामांकन से पहले पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दशाश्वमेध घाट मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने इससे पहले कल भव्य रोड शो भी किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, रणवीर सिंह गंगवा व डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि आज हजारों की संख्या में लोगों ने कमल का फूल खिलाने का संकल्प लिया है। आज देश को नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। भाजपा सरकार ने देश के किसानों, गरीबों व महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। युवाओं में पिछले 10 वर्षों के दौरान युवाओं में भी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई व सवित्री जिंदल के आने से भाजपा और अधिक मजबूत हुई है। लोगों ने चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला के समर्थन में एक तरफा आकर के कमल का फूल खिलाने के लिए आज संकल्प लिया है
आज मैं ये मानता हूँ कि हिसार के अंदर ये लोकसभा बहुत बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जिनके पीछे भी कई दिनों से कार्यक्रम चल रहे हैं और इनके अभी भी बाहर भी कार्यक्रम इनके रहेंगे, और ये घूम करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बने, क्योंकि आज इस देश को, इस राष्ट्र को नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जिसने दुनिया में भारत का नाम एक अग्रणी देशों के अंदर ला करके खड़ा किया है। ऐसे व्यक्तित्व का आज बनना देश के लिए भी जरूरी है और देश के लोगों के लिए। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में कल आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों द्वारा दी गई वोट का कमाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 को एक झटके में समाप्त कर दिया। अयोध्या में भव्य मंदिर बना जिसमें रामलल्ला विराजमान हुए। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत किया और बेहतर सड़कों का जाल बिछाया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि 25 मई को कमल के फूल पर पड़ा हर वोट प्रधानमंत्री मोदी को ताकत देगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने देश की विरासत के साथ साथ भौतिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इस चुनाव से देश और देशवासियों के भविष्य की नई यात्रा की शुरुआत होगी। नवीन जिंदल को यहां से भारी मतों से जिताकर प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करें। इस भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में मजबूती से आगे बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीबी के प्रति इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदारी से बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ी है। कुरुक्षेत्र के अंदर चाहे ये अंबाला से लेकर के पेहवा हिसार तक 4 लेनिंग की बात है, हमारी सरकार ने बनवाया। कांग्रेस ने क्या किया, वो भी बनवाए। खाली बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के साथ ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने नशे के कारोबार को बढ़ाने का काम किया। देश भी देख रहा है और देश भी इनके कारनामों को देख रहा है और इनको 25 मई को बाहर करने वाले हैं। और 25 मई जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, 10 की 10 लोकसभा की सीटें, 11 कमल के फूल हरियाणा से खिलेंगे, एक विधानसभा का खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी 400 पार सीटें जीत करके तीसरी बार इस देश का नेतृत्व। करनाल के असंग में भाजपा द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। भजनलाल ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद देश की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। 2014 से पहले भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। उन्होंने इंडिया गठबंधन को ठग बंधन करार देते हुए कहा कि गठबंधन के लोग वास्तव में ठग बंधन में बंधे हैं, जो देश को बांटने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 2014 में 11वें स्थान पर थी, आज वह 5वें स्थान पर है और आने वाले 2 सालों में 3रे स्थान पर होगी। आने वाले समय में भारत विश्व का सिरमौर होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से प्रेम करो क्योंकि उनके पास परमाणु बम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का प्यार पाकिस्तान के साथ है तो वह वहां रहकर देख लो। होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, तीसरा उससे भी बड़ा होता था, चौथा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार आपने सुना है क्या? किसी तरह का भ्रष्टाचार आपने सुना है क्या? 2014 से पहले देश के अंदर आतंकी आते थे, कई भीड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ के चले जाते थे, किसी रेलवे स्टेशन को निशाना बनाते थे और लोग कहते थे कि लावारिस किसी वस्तु से हाथ न लगाएं, ऐसे विज्ञापन आते थे। मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद कहीं आतंकवाद नजर आया क्या? कहीं आतंकवाद देखा क्या? कहीं आपने इस तरह से देखा क्या कि आज यहाँ बम फूट रहा है, बम फूट रहा है? किसी ने हिम्मत की क्या? वहीं भाजपा के करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोकप्रिय नेता हैं। उनके नाम का जाप होता है और ये जाप क्यों होता है? क्योंकि वे अपने बारे में नहीं बल्कि देश के बारे में सोचते हैं।
25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस और 4 जून आई भाजपा जनता को भाई। फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को बनाना है और सिंपल मेजोरिटी से नहीं। अब ये भी एक कहानी बताता हूं आपको। कांग्रेस कैसी अफवाहें फैलाते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी सरकार तो 272 सीटों में बना लेगी, यानी ये तो मान गए कि कांग्रेस सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन जाएगी, कांग्रेस ये मान गई। लेकिन पूछते हैं फिर 400 क्यों चाहिए? अरे भाई, एक मजबूत सरकार बने, दुनिया में हमारी सरकार का डंका बजे, हम 400 इसलिए चाह रहे हैं ना हम तो आओगे तो संविधान को खत्म कर दोगे, ये वो गले में लगाते हैं। रोहतक के कलानौर में कल विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में मनोहर लाल ने लोगों से रोहतक लोकसभा से पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जितना काम हुआ है, उतना काम कांग्रेस के 55 साल में भी ज्यादा कार्यकाल में नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब अफवाह फैलाने लगी है, इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने सभी जनहितैषी योजनाओं का हमेशा ही विरोध किया है। उन्होंने 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प भी दोहराया है। हमारा संकल्प है और हम इसी हिसाब से लोगों से मिल भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। हमारी व्यवस्थाएं भी निपुण हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की और साथ में एक विधानसभा सीट करनाल की 11 के 11 कमल खिला करके और हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। ये कांग्रेस के लोगों की एक रूटीन है, पैसा खर्च करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और उन अफवाहों के अंदर बेच सिर पैर की अफवाहें फैलाते हैं। अभी अफवाह का क्या करेंगे कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अरे भाई, किसने कही है संविधान बदलने की बात? संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन आपके टाइम पर हुए हैं, तो संशोधन करना तो एक प्रक्रिया है संविधान की। भाजपा की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुभाष बराला ने कल रोहतक में बताया कि प्रधानमंत्री 18 मई को सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के कार्यक्रम भी हरियाणा में ही हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 मई को गुरुग्राम व 17 मई को करनाल और रोहतक में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 मई को हरियाणा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा प्रदेश भर में 11 व 12 मई को चले हर बूथ हर घर अभियान के तहत 16,500 बूथों पर जनसंपर्क कार्यक्रम किया जाएगा। कि लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभाएं भी हमने मांगी हुई हैं। अभी 3 सभाओं की बातचीत चल रही है, जिसमें से हमारी 18 मई को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जो रैली है वो हमारी फाइनल हो गई है। आदरणीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इन समेत और भी कई बड़े नेताओं के कार्यक्रम आगामी दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास कोई प्रधानमंत्री पद के लिए सशक्त चेहरा ही नहीं है, इसलिए इंडी गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के विकास और विचारधारा की बात नहीं कर पा रही है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नूंह में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सहित पार्टी के कई बड़े नेता उपस्थित रहे। गांव इंडरी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सरपंचों, नगर पार्षद सहित कई लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर राज बब्बर को जीत दिलाओगे तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। किसानों, विद्यार्थियों सहित सभी की समस्याओं को हल किया जाएगा। भाजपा की गलत नीतियों के कारण आज हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान ने प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत का दावा भी किया।
लोकसभा में भेजने का नहीं है, ये चुनाव फैसला करेगा अगली सरकार हरियाणा में किसकी बनेगी। अगर राष्ट्रपति को आपको वोट से जिता कर भेजोगे तो अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। सारे हो गया, सारे घूम गया, छत्तीसगढ़ ने ये मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। तो आप पूछ सकते हैं आपसे, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करोगे? पांच मोटे फैसले हैं जो हमने कर दिए हैं तो हमारी सरकार बनने पे होगी। एक तो ये होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अपने बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपए में है। ये जो 25 मई को चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा बताने का काम ये चुनाव करेगा। ये चुनाव ये तय करेगा कि हिंदुस्तान में तानाशाही रहेगी या इस हिंदुस्तान में संविधान के मुताबिक लोकतंत्र और प्रजातंत्र कायम रहेगा। एक तरफ आज देश में जो शासक है, जिसने इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, जो इस देश को तानाशाही की तरफ लेकर जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि 25 मई को होने वाला चुनाव देश की दिशा व दशा तय करेगा। आपके बीच का हूं, आपके बीच में रहकर बस कर मैं काम करना चाहता हूं। यहाँ की समस्याएं बहुत है, उन समस्याओं का हल तमाम यहाँ पर हमारे साथ में है। इनके साथ कंधे से शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर मैं यहाँ की तमाम मसाइल को, जो चंडीगढ़ की होंगी वो आने वाली सरकार यहाँ बैठी हुई है, आने वाली सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए, मैं आपके बीच की कड़ी बनकर दिल्ली से भी आपके लिए सामान लेकर आऊंगा, आपके लिए मफाद की चीजें, आपकी योजनाएं। दोस्तों, इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता, बस आपको बड़े अदब के साथ में झुककर नमन करता हुआ, नमस्कार करता हुआ आपसे वोट की अपील करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की पानीपत शहर से पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रोहतक में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। दोनों नेताओं ने रोहिता रेवड़ी का कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर प्रमोद विज को टिकट दिया गया था, जिसके बाद से वह भाजपा नेतृत्व से नाराज चल रही थी। रोहिता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। माननीय हुड्डा जी का, उदय भान जी का धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने मुझे अपने इस परिवार में, अपनी इस टीम में शामिल किया है। और इस बदलाव का मुख्य कारण मान सम्मान की लड़ाई थी। मान सम्मान सिर्फ एक विधायक का नहीं, मान सम्मान एक कार्यकर्ता का, वो मान सम्मान आज मुझे चाहिए था। तो जो आप कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन उन्होंने रखी है, कंडीशन जरूर रखी है, मान सम्मान की कंडीशन रखी है मैंने माननीय हुड्डा जी के सामने, उदय भान जी के सामने, कि आप अपने इस कार्यकर्ता का, अपने परिवार के सदस्य का मान सम्मान जरूर, कि जिस विश्वास के साथ मैं उस पार्टी के साथ जुड़ी थी, आज मुझे वो कहीं धूमिल होती नजर आ रही है, वो जात पात की राजनीति और वो सब। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि रोहिता रेवड़ी के आने से कांग्रेस को पानीपत में मजबूती मिलेगी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस का को जन समर्थन मिल रहा है, मैं लगता है कांग्रेस की पक्ष में लहर है। जब लहर चलती है ना किसी पार्टी की, तो क्लीन स्वीप होता है। मौजूदा सरकार से विमुख है लोग, हर वर्ग, कोई ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, प्रदेश को बिल्कुल ऐसा कर दिया जो प्रति व्यक्ति आय, निवेश, हर चीज में नंबर 1 था। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज कानून व्यवस्था, अपराध में मतलब ऊपर उसमें पहुंच गया है। हर आदमी हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और कोई विकास का कार्य नहीं किया है। ये सरकार विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, लोग ऊब चुके हैं इससे और बदलाव चाहते हैं। हमारी बहन जी रोहिता रेवड़ी जी हमारे साथ विधायक रही हैं और बहुत सशक्त आवाज़ हैं, पानीपत की मेयर भी रही हैं, तो इनका पूरा जनाधार है वहाँ, तो हमें निश्चित तौर से पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और ये इस बात का भी संकेत है कि पूरी तरह से हरियाणा में कांग्रेस की जबरदस्त हवा चल रही है। कांग्रेस पार्टी में इनका कद के अनुरूप
पूरी तरह से इनको मान सम्मान दिया। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि भाजपा सरकार ने भिवानी जिला के कस्बा लोहारू के रेगिस्तानी इलाके में अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। इससे खेती के लिए पर्याप्त पानी मिला है, जिससे इलाका समृद्ध और खुशहाल हुआ है। सरकार ने किसान के साथ साथ सभी वर्गों की भलाई के लिए नीतियां लागू की हैं। मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया गया है। परिणाम स्वरूप गरीब घरों के बच्चे बिना खर्ची व पर्ची के सरकारी पदों पर नियुक्त हुए हैं। जेपी दलाल ने जिले के तलवानी, कलाली व मंडोली खुर्द सहित अनेक गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को वोट देकर विजयी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने करोड़ों लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, जबकि कांग्रेस गरीबी मिटाने में असमर्थ रही है। सारी लोग एक भी नहीं को छोटी बहन बिना पूरा करे 100 तरह सड़क काट रखी है। सारा बाजरा बहादुर का दिया, सत्संग लिखवाई, ये मंडी ठीक चलन लाग रही है, सीधा खत्म पैसे देने लाग रहे हैं। फिर जो कहे किसान मार बिजली का सुधार करा, बिजली के रेट बड़े बड़े। मैं ये नहीं कहता तमाम अमीर बना दिए, लेकिन ये बात ईमानदारी से काम कर लोगों में साथ पहले अच्छी हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने आज भवानी खेड़ा कस्बे में लोगों से जनसंपर्क कर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। इस दौरान एसआरके गुट का कोई भी नेता या समर्थन उनके साथ नहीं दिखाई दिया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में है। नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए या राज्यपाल को इस अल्पमत सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी समीकरणों को देखते हुए ही टिकटों का बंटवारा किया गया है। इसी वजह से देश व प्रदेश में इंडिया गठबंधन व कांग्रेस की हवा चल रही है। हुए टिकटों का बंटवारा हुआ है। आज उसी की वजह से हरियाणा प्रदेश में और इस देश में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की हवा बड़ी तेजी से चल रही है, क्योंकि भावनात्मक वोट बार बार नहीं मिलते। 2019 में बीजेपी को भावनात्मक वोट मिले थे, लेकिन लोगों ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। आज हमारे देश की आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। हेमंत सोरेन, एक दलित का बेटा, बिना कसूर 9 महीने से जेल में। केजरीवाल जी बिना कसूर परसों बेचारे छूट के आए हैं। दूसरे नेता 1 मिनट में कह देते थे कांग्रेस की बात करी, इंडिया की बात करी, जेल में डाल दी। तो जो किसानों को मरवा दिया, मजदूरों को मरवा दिया, ओपीएस बहाल नहीं करी। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, उनके विरोध में आज जनता संगठित है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बीजेपी जो गठबंधन 150 से ऊपर नहीं जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल मतदान प्रतिशत 67.71 दर्ज किया गया। इस चरण में कल 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए आंध्र प्रदेश में कराए गए चुनाव में मतदान प्रतिशत 78.25% दर्ज किया गया। बिहार में मतदान प्रतिशत 57.06%, तेलंगाना में 64.93% और जम्मू कश्मीर में 37.98% दर्ज किया गया। वहीं झारखंड में मतदान प्रतिशत 65.31%, मध्य प्रदेश में 70.98% दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 69.64%, उड़ीसा में 73.97%, उत्तर प्रदेश में 58.05% और पश्चिम बंगाल में 78.44% दर्ज किया गया। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4 सीटों तथा जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले गए। श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रतिशत 37.98 दर्ज किया गया। श्रीनगर में मतदान का ये प्रतिशत पिछले कई दशकों में सबसे अधिक है। चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 379 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा की 28 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। सिरसा का जिला प्रशासन सिरसा का अभियान 100% मतदान अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार
प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में सिरसा के गांव रोड़ी में सरकारी स्कूल के बच्चों ने एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली के द्वारा छात्र छात्राओं ने गांव की गली गली जाकर मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया। स्वीप कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर नरेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग व जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में मतदान करने की भावना प्रबल हो रही है। लोकतंत्र में मजबूत बनाने में एक एक वोट का महत्व होता है, इसलिए सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सभी बच्चों को आह्वान किया गया कि 25 मई के दिन अधिक से अधिक वोट डालकर अपने अभिभावकों को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक मत प्रतिशत बढ़ सके। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोट डालने की अपील की गई। विभिन्न प्रकार के माध्यमों से रंगोली, पेंटिंग कंपटीशन, इसके साथ नुक्कड़ नाटक और बहुत सी ऐसी गतिविधियां हमारी स्वीप के कार्यक्रम के तहत चल रही हैं, जिसमें हर रोज बच्चा कोई न कोई संदेश देता हुआ मिल रहा है समाज को जागरूक करने के लिए। वहीं अध्यापक जसवीर सिंह ने बताया कि स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने माता पिता सहित अन्य लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने सभी मतदाताओं से ज्यादा मतदान अपील करते हुए कहा कि इससे हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। जागरूकता के लिए आई और बड़े अच्छे तरीके से सभी बच्चों को मतदान के लिए जागरूक किया गया और ये जो बहुत बड़ा पर्व 25 मई को हमारा राज्य हरियाणा मनाने जा रहा है, तो उसके लिए हम अपने विद्यालय स्तर पर भी प्रेयर में और क्लासेस में बच्चों को जागरूक कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर स्कूली छात्रों में काफी उत्साह दिखा। विद्यार्थियों ने बताया कि रैली द्वारा उन्होंने आम जन को मतदान करने हेतु जागरूक किया है और वे घर जाकर अपने माता पिता सहित अन्य ग्रामीणों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे और वोट डालें और किसी भी लालच में ना आए, बिना हिचके वो वोट डाल सकते हैं, जिसको भी वोट डालना चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए अपने माता पिता को जागरूक करें और किसी भी लालच या लोभन में आकर मतलब किसी को वोट मत डालें। रैली ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੋਟ डालो ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ डालो। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह से संबंधित 10 वर्ष के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में ईरान में इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ साथ दक्षिण एशिया व मध्य एशिया के बीच इससे व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। केंद्रीय मंत्री ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत होंगे और व्यापारिक दृष्टि से विकास होगा। नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे। इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इस समझौते से भारत को ओमान की खाड़ी के पास ईरानी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह के लंबे समय तक अनुमति मिली है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह समझौता बड़े निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये समझौता एक रणनीतिक कदम है और ये कराची के साथ साथ पाकिस्तान में गवादर बंदरगाहों को दरकिनार करते हुए ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया व मध्य एशिया के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोलेगा। उन्होंने कहा कि ये व्यापारिक समुदाय के लिए संवेदनशील और व्यस्त फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वैकल्पिक मार्ग तलाशने के लिए अवसरों का एक नया द्वार खोलेगा। Chabahar port, at least that part of the Chabahar port that we are involved in, that will definitely see more investments. It will see more connectivity linkages coming out of that port. And we believe today that connectivity is a very big issue in that part. International North-South Transport Corridor, which we are doing with Iran, Russia. Chabahar will connect us to that, also to Central Asia. We have a separate corridor, the IMEC corridor through Saudi Arabia.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों का जीवन आसान बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों का ऑटो मोड से निपटान शुरू किया है। ईपीएफओ के ऑटो क्लेम सॉल्यूशन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दावों का निपटान किया जाएगा। ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी, जिसमें बीमारी के लिए अग्रिम राशि लेने का प्रावधान था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि अब यह राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। चालू वर्ष में 2 करोड़ 25 लाख सदस्य ये सुविधा ले सकते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।